गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और आज का जो लेक्चर है वो मेरे साथ तुम लोग कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। तो चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमने जो चैप्टर शुरू किया था थर्मोडायनामिक्स, चैप्टर नंबर 12, उसी चैप्टर का हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेस शुरू किया था। थर्मोडायनामिक प्रोसेस का हमने सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस सिर्फ हमने देखा था। आज हम उसी प्रोसेस से बाकी जितना भी प्रोसेस है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, जितना भी प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस का हम धीरे धीरे आलोचना करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस का सेकंड प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था? आइसोथर्मल प्रोसेस पे हमारा टेम्परेचर डिफरेंस था, टेम्परेचर था हमारा कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस पे टेम्परेचर था हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे आइसोबारिक प्रोसेस पे, इन दिस प्रोसेस pressure remains constant. In this process pressure remains constant. ये प्रोसेस पे प्रेशर जो है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी वर्क डन dW इज इक्वल्स टू, हम तो जानते हैं PdV, थर्मोडायनामिकल वर्क डन dW इज इक्वल्स टू PdV। ठीक है, और अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dW इंटीग्रेशन PdV, लिमिट अगर हम इनिशियल टू फाइनल पकड़े, वॉल्यूम का लिमिट अगर हम इनिशियल टू फाइनल पकड़े, तो इस प्रोसेस पे फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रेशर P जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हमारे इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा, तो हम बाहर लेके आते और इंटीग्रेशन रहेगा हमारा dV के ऊपर, लिमिट रहेगा Vi से Vf तक, यानी P हो गया P इंटू वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस पे, आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्या था? आइसोथर्मल प्रोसेस पे टेम्परेचर था हमारा कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस पे प्रेशर है हमारा कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट रह गया तो इधर से प्रेशर हम इंटीग्रेशन के बाहर लेके आ सकते हैं। इंटीग्रेट हमने क्यों किया? क्योंकि थर्मोडायनामिकल वर्क डन हम जानते हैं dW इज इक्वल टू PdV, और टोटल W, अगर टोटल वर्क डन हमको निकालना है, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW लिमिट फ्रॉम 0 टू W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। ठीक है, तो प्रेशर फॉर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो प्रेशर इंटीग्रेशन के हम बाहर लेके चले आ गए, और इंटीग्रेशन रह गया हमारा dV यानी चेंज इन वॉल्यूम के ऊपर। और वॉल्यूम कहां से कहां तक हमारा चेंज हो रहा है? इनिशियल से फाइनल तक हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हो गया हमारा dV का इंटीग्रेशन आ गया V, तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। उतार लो ये कॉपी पे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसो कोरिक प्रोसेस। ठीक है, पहला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, लिखो ये। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस पे क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस पे वॉल्यूम इन दिस प्रोसेस volume remains constant। ठीक है, इन दिस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस पे वॉल्यूम जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर थर्मोडायनामिकल वर्क डन dW = PdV देखे तो वर्क डन हो जाएगा हमारा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो dV का वैल्यू क्या आएगा? 0। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो dV मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ V और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, रिजल्ट क्या आता है हमारा 0। तो अगर dV का वैल्यू 0 है तो वर्क डन का वैल्यू कितना होगा? हमारा 0 ही होगा। ठीक है, वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस पे वॉल्यूम है हमारा कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस पे वॉल्यूम है हमारा कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हमारा 0। ठीक है, यानी dV का वैल्यू हमारा 0 ही है। dV का वैल्यू 0 हम यहाँ पे पुट कर दिए। dV का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करने के बाद वर्क डन क्या आ गया? हमारा 0। यानी वर्क डन, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस पे, दैट मीन्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस देयर इज नो वर्क डन। इन आइसोकोरिक प्रोसेस देयर इज नो work is done by or on the system। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन के कुछ भी वर्क डन नहीं होगा बाय और ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर या सिस्टम के द्वारा कुछ भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, कौन से प्रोसेस पे? आइसोकोरिक प्रोसेस पे। समझ में आया? उतार लो ये कॉपी पे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट प्रोसेस का हम आलोचना करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है एडायाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है एडायाबेटिक प्रोसेस। diabetic process। ठीक है, तो diabetic process, in this process there is change in temperature and volume। There is change in temperature and volume in such a manner
in such a manner that there is no heat enters or leaves the system. ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस पे चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है? एडियाबेटिक प्रोसेस पे चेंज हो रहा है कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस पे हमारा? एडियाबेटिक प्रोसेस पे हमारा चेंजेस हो रहा है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एडियाबेटिक प्रोसेस पे हमारा, मैं अंडरलाइन करके देता हूं, एडियाबेटिक प्रोसेस पे हमारा टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। किस तरह से चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? इस प्रकार से चेंज हो रहा है, इस तरह से चेंज हो रहा है ताकि कोई भी हीट बाहर से ना सिस्टम पे अंदर आ सके, ना कि अंदर से सिस्टम के बाहर जा सके। समझ में आया? इस एडियाबेटिक प्रोसेस पे टेम्परेचर और वॉल्यूम इस प्रकार से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम इस प्रकार से चेंज हो रहा है ताकि बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आ रहा है और अंदर का हीट बाहर नहीं जा रहा है, यानी एनर्जी का कुछ भी एक्सचेंज नहीं है, यानी टोटली आइसोलेटेड, टोटली आइसोलेटेड। हमने पढ़ा था पहले लेक्चर, अगर तुम फॉलो करोगे तो हमने देखा था 3 तरह का सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? बाहर से ना तो कोई अंदर हीट आ सकता है, अंदर से ना तो कोई हीट बाहर जा सकता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज टोटली आइसोलेटेड। इस प्रकार से आइसोलेटेड, टेम्परेचर और वॉल्यूम इस प्रकार से हमारा चेंज हो रहा है ताकि अंदर का हीट बाहर ना जा सके और बाहर का हीट हमारा अंदर ना आ सके। ठीक है, यानी अगर सीधा लैंग्वेज पे अगर हम बोले, तो इन दिस प्रोसेस, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। इन दिस प्रोसेस चेंज इन हीट और हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी डी क्यू, चेंज इन हीट इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, चेंज इन हीट हमारा कांस्टेंट है। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस पे टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है। किस प्रकार से चेंज हो रहा है? ताकि नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, कुछ भी हीट बाहर से, कुछ भी हीट अंदर ना आ सके और अंदर का कुछ भी हीट हमारा बाहर ना जा सके। यानी अगर सीधा लैंग्वेज पे, सीधी अगर हम बोले तो ये प्रोसेस पे चेंज इन हीट यानी एक्सचेंज ऑफ हीट हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? उतार लो ये कॉपी पे। हम स्टेट इक्वेशन डिराइव करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद करेंगे, थोड़े धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे 2 प्रोसेस और रह गया है हमारा, 2 प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये हम देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। इसका अभी एडियाबेटिक प्रोसेस भी अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा, एडियाबेटिक प्रोसेस भी हमारा चल रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस का ही हम कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे, ये हम ऑलरेडी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार मैंने डिस्कशन किया है, फिर से डिटेल्स में अभी हम डिस्कशन करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है,
मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ठीक है, अभी मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट वही है जो कि 1 ग्राम मोल सब्सटेंस को, 1 ग्राम मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसी को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। यानी मोलर स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज, ये कोई किताबी डेफिनेशन है मैं लिख रहा हूं या फिर मैं बता रहा हूं, मोलर स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द मोलर specific heat is defined as amount of heat required to raise the 1 gram of a substance, 1 gram of a substance to 1 gram of a raise the temperature, या फिर मैं टेम्परेचर लिखना भूल गया, to raise the temperature 1 gram of a substance through 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक, मोलर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन ये है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर हमको चाहिए, उसी को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अच्छा, तो मोलर स्पेसिफिक हीट हमारा 2 टाइप का है। मोलर स्पेसिफिक हीट हमारा 2 टाइप का है। एक है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिनोटेड बाय सीपी। ये हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे थोड़े डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिनोटेड बाय सीपी, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट 2 तरह का होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट 2 टाइप का होता है। पहला टाइप है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेफिनेशन वही है, मोलर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन वही है कि 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, इसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अब अगर ये कांस्टेंट प्रेशर में हो गया तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और अब अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया तब ये कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का डेफिनेशन होगा कि अमाउंट ऑफ heat required to 1 gram of a substance through 1 degree centigrade at constant pressure, ठीक है। और constant volume का क्या होगा कि amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance through 1 degree centigrade at constant volume, ठीक है, ठीक है। to raise the temperature 1 gram of a substance through 1 degree centigrade at constant pressure, ठीक है। और constant volume का है to raise the temperature 1 degree centigrade of a 1 gram of a substance, 1 gram of a substance at constant volume, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP एंड CV। उतार लो ये कॉपी पे।
ठीक है, यानी सीपी का अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो सीपी इक्वल्स टू हो गया डी क्यू बाई डी टी। सीपी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ठीक है, और सीवी का भी डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म सेम ही होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा, टी कैपिटल डी क्यू बाई डी टी होगा, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, उतार लो एक कॉपी में फटाफट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम सीपी और सीवी का रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। ये थर्मल प्रॉपर्टीज के शीट में है। सीपी और सीवी का रिलेशनशिप तुम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के शीट पे मिलेगा तुम लोगों को, लेकिन पढ़ना ये हमको थर्मोडायनामिक्स पे है। ठीक है, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे आ जाता है कभी कभी, लेकिन हमको पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स पे। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे स्किप किया था, लेकिन थर्मोडायनामिक्स पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, चलो रिलेशनशिप बिटवीन सीपी यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है, अच्छा, तो वी नो दैट CV इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अगर डी क्यू है हमारा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, डी टी इज द रेज इन टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमारा डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा सीवी इंटू डी टी। डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सीवी डी टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम क्या जानते हैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद है ना सबको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए बॉडी बट टू ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी क्यू का वैल्यू हम पुट करेंगे, डी क्यू का वैल्यू हम पुट करेंगे सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, तो सीबी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रखा, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सीबी क्या है हमारा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो वर्क डन डी डब्ल्यू क्या होगा हमारा 0। ये तो हम देख चुके हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस पे हम क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था,
और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आता है, हमारा 0 आता है। तो अगर यहाँ पे हम डी डब्ल्यू का वैल्यू अगर 0 बिठा दे तो डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी वी डी टी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, तो डी यू इज इक्वल टू हो गया हमारा सी वी डी टी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहां तक पहले उतार लो, बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब हम सीपी कंसीडर करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं सपोज डी क्यू डैश बाई डी टी। ठीक है, डी क्यू डैश पकड़ लेते हैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड फॉर कांस्टेंट प्रेशर। डी क्यू डैश इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। ठीक है, तो डी क्यू डैश इक्वल्स टू हो गया सीपी डी टी। डी क्यू डैश इक्वल्स टू सीपी डी टी। अच्छा, तो यहां पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे लगाए तो डी क्यू डैश इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी क्यू डैश इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, पहले सीबी पे यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे अप्लाई किया। यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई डी क्यू था। अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हमने पकड़ा डी क्यू डैश। ठीक है, चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज किया, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, अच्छा, तो अब तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। अब हमारा प्रेशर पहले था वॉल्यूम कांस्टेंट, अब है हमारा प्रेशर कांस्टेंट, तो डी डब्ल्यू हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो डी क्यू डैश का हम वैल्यू बैठाते हैं सी पी डी टी, डी यू का वैल्यू हम पुट करते हैं सी भी डी टी प्लस डी डब्ल्यू का वैल्यू बैठाते हैं हम पी डी टी। अब तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन हमारा 0 नहीं होगा। सी पी डी टी इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ठीक है, नाउ फॉर परफेक्ट गैस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर सपोज 3 दे देते हैं। फ्रॉम परफेक्ट गैस इक्वेशन, ये तो हम जानते हैं, फॉर्म परफेक्ट गैस इक्वेशन बहुत बार हम इसका यूज कर चुके हैं। पीवी इज इक्वल टू आर टी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हमने सिर्फ 1 ग्राम मोल लिया है। 1 ग्राम मोलर स्पेसिफिक हीट मीन्स क्या, 1 ग्राम, तो एन का वैल्यू हमारा 1 है, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सपोज इसको 4 दे देते, डिफरेंशिएटिंग 4 एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को हम कांस्टेंट रख के इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा तो प्रेशर डिफरेंशिएशन के बाहर चला आएगा, यानी पी हो गया। बी वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन होगा हमारा डीवी, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम। तुम तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी तुम लोग तो जानते ही हो। ठीक है, तो प्रेशर अगर हमारा कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर चला आ गया, वॉल्यूम बी का डिफरेंशिएशन हो गया डीवी। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट आर, टी का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा dt। ठीक है, यानी हो गया हमारा पी डीवी इज इक्वल टू आर dt।
अब यही वैल्यू पीडीबी की जगह पे हम इक्वेशन 3 पे बिठाएंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अच्छा यहां तक उतार लो पहले। ठीक है, अभी हम पीडीबी का वैल्यू इक्वेशन 3 पे बिठाएंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 पे सीपी dt इज इक्वल्स टू सीवी dt प्लस पीडीबी के जगह पे हम बिठाते आर dt। तो सारे dt हमारे कैंसिल चले गए। cp इज इक्वल्स टू cv प्लस r इंप्लाइज cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r। यही है हमारा cp और cv का रिलेशनशिप बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उतार लो ये कॉपी पे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते। नेक्स्ट लेक्चर पे हम डायबिटिक प्रोसेस का कंटिन्यूएशन करेंगे, उसका स्टेट इक्वेशन देखेंगे, उसका डिफरेंट फॉर्म देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा बाकी जो 2 प्रोसेस और रह गया है, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी हम करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।